ठीक है, टॉपिक डाल दीजिए बच्चों, चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। लिखिए बच्चों, चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो, यहाँ बैठ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो, या फिर आप इसको एक दूसरे नाम से भी बुला सकते हो। उसका नाम पता है क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है और हाइट एंड डिस्टेंस भी है। इन दोनों ही नाम से चैप्टर का नाम कई सारे बुकों में पब्लिश किया गया। चैप्टर में बेसिकली है क्या? देखो, चैप्टर में बेसिकली आपको नाम से पता लग गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री है। उतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जितना कि तुम इसमें समझ रहे हो। बहुत ही बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री है, जहां पर आपको बस कुछ वैल्यूज याद करनी है, और वैल्यूज याद करने के बाद जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां पर अप्लाई भी करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है ना, वो चैप्टर आराम से कर लेगा। जिसको पता है कि यार साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता देता हूं तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कोई बच्चा बातें ना करे यार, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आराम से कॉपी कर लेना, देख लेना, पहले कॉपी कर लेना, आसान टाइम दूंगा। पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, देखो यहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कुल मिलाकर के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? तो 6। कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? तो वो होते हैं तुम्हारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉड थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कुल मिलाकर के 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबको क्लियर है कि नहीं है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिलेशन बताते हैं एंगल के बीच का और साइड के बीच का। लेकिन किसके एंगल और किसकी साइड के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल के, कौन से ट्रायंगल के? राइट एंगल ट्रायंगल के। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन की बात करी जा रही है। एंगल कौन सा है? तो देखो यार, ये वाला एंगल है, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि एक एंगल बना दिया, और इस एंगल को इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। इस सिंबल का नाम क्या है? थीटा। यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक से समझ लो। तो सबको ये एंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से कभी भी अगर यहाँ पर एंगल बनेगा ना, तो एंगल के आगे वाला होगा परपेंडिकुलर और एंगल के नीचे वाला होगा बेस। साथ वाला भी कह सकते हो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के नीचे साथ वाला बेस। सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। सबको क्लियर है यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब यही दो साइड है जिसका रिलेशन किसके साथ हम दिखाते हैं? एंगल के साथ। अच्छा, एक और साइड है, वो है ये, क्या बुलाते हैं इसको? हाइपोटेनस। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहती है, इसकी पोजीशन यहां से नहीं हटती। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस की पोजीशन ही कहां पर होती है? 90 डिग्री के सामने, और 90 डिग्री कभी हटता नहीं है, इसलिए हाइपोटेनस अपनी जगह पर ही रहता है। जबकि ये जो एंगल है ना थीटा, ये आज यहां पर है तो कल यहां पर भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बार अगर एंगल बदल गया, एक बार अगर एंगल ने अपनी पोजीशन बदल ली, तो पता है क्या होगा? तो पूरे ट्रायंगल को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। मतलब अब इसके हिसाब से इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा और इसको क्या माना जाएगा? बेस। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? यानी कि सारा का सारा काम भैया पर्सपेक्टिव का है। जहां पर एंगल होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यहाँ पर एंगल बन रहा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। सबको क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर के 3 साइड है। कौन कौन सी 3 साइड है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और इन्हीं 3 का रिलेशन किसके साथ दिखाया जाता है? थीटा के साथ। जैसे कि साइन किसके साथ रिलेशन बनाता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ। कॉस किसके साथ रिलेशन बनाता है? बेस और हाइपोटेनस के साथ। टेन किसके साथ रिलेशन बनाता है? परपेंडिकुलर और बेस के साथ। आपको बेसिकली ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये 3 मेन है। बाकी के पता है क्या है? बाकी की जो 3 है ना, वो मेन 3 वाले के रेसिप्रोकल है। जो भी मेन 3 वाले करते हैं, बाकी के 3 उसके एकदम उल्टा ही कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइन क्या होता है? साइन होता है P अपॉन में H। जबकि कॉसेक पता है क्या होता है? कॉसेक होता है H अपॉन P। कॉस होता है B अपॉन H, जबकि सेक पता है क्या होता है? H अपॉन में B। कॉट टैन होता है P अपॉन में B, जबकि कॉट पता है क्या होता है? B अपॉन में B। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? ये है तुम्हारे मेन, और ये बाकी क्या करते हैं? बाकी मेन वाले का उल्टा कर देते हैं एकदम। सबको क्लियर हो यहाँ तक का?
तो ये हैं बच्चों आपके कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सबको क्लियर है यहां तक का? चलिए ठीक है। तो ये हो गई भैया बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या आपको इतना आता था? सबको आता था इतना? ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ, वो भी सबको आता होगा। तुमको याद है हम साइन की वैल्यू याद करते थे इस पे, कहां पर? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, याद आ रहा है? और यहाँ पर आपको सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के 3 मेन एंगल है, उन्हीं के बारे में आपको जानने की जरूरत है। कौन कौन से 3 मेन एंगल है? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यही 3 मेन एंगल है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? किस किस के लिए? साइन थीटा के लिए, और कॉस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए। क्योंकि हमको पता है कि यार बाकी जो भी आएगा ना वो इन सबका उल्टा करके ही आएगा। यानी कि अगर हमको कॉस की जरूरत पड़ी तो हम साइन निकाल के उल्टा कर देंगे, कॉट की जरूरत पड़ी तो टेन निकाल के उल्टा कर देंगे। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब जैसे कि साइन की वैल्यू 30 पर कितनी होती है? 1/2। साइन की वैल्यू 45 पर कितनी होती है? 1/√2। साइन की वैल्यू 60 पर कितनी होती है? √3/2। सबको क्लियर है कि नहीं है? कॉस की वैल्यू 30 पर क्या होती है? वही जो साइन 60 की होती है, √3/2। ठीक है ना? याद करने का एक तरीका है। कॉस की वैल्यू 45 पे कितनी होती है? वही जो कि साइन की होती है, 1/√2। कॉस की वैल्यू 60 पर कितनी होती है? वही जो साइन की 30 पर होती है, यानी कि 1/2। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? ठीक है। अच्छा, tan की वैल्यू 30 पर कितनी होती है? 1/√3। अच्छा, बाकी के दोनों याद हो जाएंगे तुमको, देखो ऐसे करके। tan होता है 1/√3। बच्चों बताना 1/√3 में से ये ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे? ये जो 1 है ना, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ये 60 डिग्री की वैल्यू है। सही में आया कि नहीं आया? यानी कि tan 30 डिग्री याद कर लो, tan 30 तो याद हो जाएगा। tan 30 अपने साथ साथ इन दोनों की भी वैल्यू आपको याद करा देगा। ऊपर वाली वैल्यू देखोगे तो 45, नीचे वाली वैल्यू देखोगे तो 60 डिग्री। क्या सबको यहां तक क्लियर है? यार ये है तुम्हारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जितनी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बस इतना पढ़ लो, मेरे ख्याल से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हाँ, दोबारा बोलता हूँ, इस चैप्टर में इन कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जो बच्चा क्वेश्चन समझ गया ना, वो आराम से सारे क्वेश्चन को अप्लाई कर लेगा। सबको यहां तक क्लियर हो गया? पक्का सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को यहां तक का? चलो ठीक है। अब कॉपी क्या करना है वो के बारे में, चलो ठीक है, मिटा रहा हूं। चलिए देखिए। अच्छा, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है हमको वो जो कि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, बस बोर्ड पे देखो, साथ में कॉपी मत करना, ठीक है? करनो इधर देखो। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी चीज को देखते हो ना, तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में ना एक तरह की एक इमेजिनरी लाइन बनती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तुमको यार साइंस में सिखाया गया होगा कि यार जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो कब देखा जाता है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, फिर लाइट हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, तब हम देखते हैं उसको, है ना? वो भी उसके अंदर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये भी है कि हाँ, अंदर जो पिक्चर बनती होती है वो उल्टी बनती है, फिर वो दिमाग में जाता है प्रोसेस करने के लिए, फिर वो उसको सीधा कर देता है ना? सारी चीजें है ना? लेकिन अभी के लिए मैथमेटिक्स में आपको इतना मानना पड़ेगा, इतना मानना पड़ेगा कि ये है तुम्हारी आंख, दिखाई दे रहा है? और आपकी आंखों से एक तरह की एक इमेजिनरी रे निकलेगी। ठीक है ना? सच में निकलेगी, किसी को भस्म कर दोगे यूं करके, सच में नहीं निकलेगी। ये एक इमेजिनरी रे है जिसे कि हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? इमेजिनरी रे क्या करती है? इमेजिनरी रे आपकी आंखों को और उस ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करने का काम करती है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इस चैप्टर में हम इसको बुलाएंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बुलाएंगे इसको? लाइन ऑफ साइट। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो वो आप 3 लेवल पे ही देख सकते हो। कौन से 3 लेवल पे? एक तो तब वो जो आपके बिल्कुल बराबरी पे आ रहा हो, तब आप उसको एकदम आंखों से हाथ मिला करके देखोगे, आंखों में आके देखो एकदम। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? या फिर वो ऑब्जेक्ट आपसे बड़ी हाइट का हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने गर्दन को उठाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? और अगर वो आपसे हाइट थोड़ी नीचे हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको आंखें झुका के देखना पड़ेगा, और भाई क्या? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो 3 तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। आप यहाँ पर एक बच्चा ये भी बोलते हैं कि भैया नहीं, ऐसे भी तो देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप ऐसे देखते भी तो यार, या तो आप बराबर में देखोगे, या तो ऊपर देखोगे, या तो नीचे देखोगे। 3 ही लेवल पे देखा जा सकता है, या तो एकदम मीडियम मतलब एकदम बराबर के लेवल पे, या तो उससे ऊपर, या तो उससे नीचे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब इन्हीं 3 चीजों पे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये, तो ये हो गई तुम्हारी आंख। सबको दिखाई दे रहा है? किसी की भी आंख हो सकती है ये।
और अगर आप बिल्कुल सामने देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ये रहा बिल्कुल सामने वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने से अगर आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो इस लाइन को पता है क्या बुलाते हैं हम? क्या बुलाएंगे इसको? लाइन ऑफ साइट। लेकिन अगर मान लो कि यार कोई ऑब्जेक्ट अगर एक से हाइट पर है, मतलब बिल्कुल लेवल पे नहीं है लेकिन किसी हाइट पर है, तब भी आपकी आंखों से एक इमेजिनरी रे निकलेगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तब भी आपकी आंखों से क्या निकलेगी? कि इमेजिनरी रे। लेकिन होगा पता है क्या? इस बार उस इमेजिनरी रे और ये लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा। इस वक्त हम इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सबको क्लियर है कि नहीं है? और बच्चों ये दिखाई दे रहा है, अब तो हम यहां पर नहीं देख रहे लेकिन यहां पर अभी भी है। इसको पता है किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? किस नाम से जाना जाएगा इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो जो ऑब्जेक्ट जो एकदम हाइट पर है उसको हम देख रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का एक एंगल क्रिएट हो गया। क्या सबको दिखाई दे रहा है? तो बच्चों इस एंगल को एक नाम दिया गया है, पता है इसे क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बुलाते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? वो तब बनता है जब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हो जो आपसे हाइट में बड़ी हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? और ये एंगल किसके बीच में बनता है? ये एंगल बनता है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में। सबको क्लियर हुआ? यहां तक कि नहीं हुआ? अब एक बच्चा बोलता है कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ हो तब हम कैसे देखेंगे? तो यार सेम होगी चीजें, दोबारा ये आपकी आंख बनाई जाएगी और ये तुम्हारी पलकें। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो आपको अपनी आंखें झुकानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है ना? तो ये रहा, आंखें झुका के देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये रहा तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। और ये कौन सी लाइन है? ये है तुम्हारी, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? और ये है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल नीचे नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है, जबकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है। तो जब भी कोई एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर कोई एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल सही, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? तो ये बेसिक चीजें थी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आंखों से एक इमेजिनरी रे निकलती है जो कि आपको और उस ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करवाती है? कनेक्ट करवाती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये लाइन क्या करती है भैया? ये लाइन दो तरह के एंगल बनाती है। तब जब आप किसी हाईएस्ट मतलब हाइट पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, तब वो एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसे क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई एकदम छोटी हाइट का उसे अगर आप देख रहे हो तो उसे आप क्या बुलाओगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? एक चीज और बता देता हूं कि यार ये जो भी चीज मैंने यहाँ पर बनाई है ना, सर्कल ट्रायंगल जो भी है, इन चीजों को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बुलाया जाता है इसको? ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट ही बुलाएंगे। जबकि ये जो देख रहा होता है इसे पता है क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं इसको? ऑब्जर्वर। ये सारे हैं तुम्हारे ऑब्जर्वर, जबकि ये जिसको देख रहा है वो क्या है? तुम्हारे ऑब्जेक्ट। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, पक्का क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए लाइन ऑफ साइट। डेफिनेशन लिखिएगा, लाइन ऑफ साइट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए बच्चों आप लोग, लाइन ऑफ साइट। बोलो। इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब समझ गया ना? काल्पनिक, ठीक है ना? इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। It is an imaginary line between the observer and object. लिख दिया बच्चों? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये एक इमेजिनरी लाइन है इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? लाइन ऑफ साइट। अगला लिखिए। अच्छा ये फिगर बना लो, ये वाली फिगर बना लेना बस, ऊपर वाली, या आंखें ये जो भी है, और ये लाइन ऑफ साइट। हाँ ऊपर वाले भाई, आंख, ये सर्कल, और ये क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। आंखें ठीक से बना लेना भाई। क्या आंखें हैं तेरी? आंखों की नमकीन मस्ती हाँ आईब्रो भी बना दे उसके।
हो रहा है इस चैप्टर में, हो रहा है। गोली मारनी पड़ेगी आंखों से। करो, हो गया सबका? ये फिगर बना ली। अगला लिखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला लिखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला लिखिए बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलूं? ठीक है। इट इज द एंगल, it is the angle between, it is the angle between horizontal line, it is the angle between horizontal line and, it is the angle between horizontal line and line of sight, it is the angle between horizontal line and line of sight when object is at some height. लिख दिया? ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का जो है गैप देख रहे हो तब बनता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट में भी होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अगला लिखिए बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगला लिखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। बोलूं? ठीक है। अच्छा, यहां तक शुरुआत का स्टेटमेंट लगभग सेम ही है। इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, it is the angle between horizontal line and line of sight when object is placed at a lower height than the observer, when the object is placed at a lower height than the observer। लिख दिया? ठीक है। डिप्रेशन जब ऑब्जर्वर की, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑब्जर्वर से छोटी हो, और एलिवेशन जब ऑब्जेक्ट की हाइट ऑब्जर्वर से बड़ी हो। क्या सबको यहाँ तक की बेसिक चीजें समझ में आ गई? पक्का सबको क्लियर हो गया? क्या आप लोगों को वैल्यू याद हो गई वो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? अच्छा, कुल मिलाकर कितनी वैल्यू याद करनी है? 9 वैल्यू याद करनी है। कहाँ उतना बड़ा सा टेबल था, अब आपको कुल मिलाकर 9 वैल्यू याद कर लोगे? बताओ पक्का? तो चलिए ठीक है, तुमको दिखाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बुक निकालिए अपनी। हो गया? अरे फिगर बना लो यार, फिगर के लिए। अरे यार मैंने फिगर के लिए तो बोला ही नहीं। जगह बची है? जगह बची है? नहीं बची? थोड़ी सी भी नहीं? तो एक काम करो, नीचे बना लो, नीचे ये दोनों बना लेना एकदम स्पष्ट तरीके से, साफ साफ बना लेना। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज ए। इसको मिटा दूं? चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक तरह का टावर है जो कि जमीन पे एकदम क्या है, खड़ा। और एक और बात ध्यान रखना यार, हर वो चीज जो कि जमीन पे एकदम सीधी खड़ी वो हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर चाहे वो कोई पर्सन खड़ा हो, फिर चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई पोल हो, कुछ भी हो, फिर चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो, हमेशा उस स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको एज अ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ही माना जाएगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड में एकदम सीधा खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि यार उसी ग्राउंड के एक पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल था। कह रहे कि यार एक तरीके का एक टावर है,
और ये रहा आपका ग्राउंड। बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये टावर है तो ये जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टावर, और ये जमीन के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। कह रहा है जमीन पर एक पॉइंट है, वो वहां से ना टावर के टॉप पे देख रहा है। जमीन पर एक पॉइंट है, वहां से वो क्या करता है? टावर के टॉप पे देखता है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर वो जमीन से टावर के टॉप पे देख रहा है तो यार यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनना चाहिए या डिप्रेशन बनना चाहिए? एलिवेशन बनना चाहिए, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। सबको क्लियर हो यहां तक का? ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट से वो देख रहा है ना, वो पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट क्या कहलाएगा बताना जरा? ये पॉइंट कहलाएगा टावर का फुट, और ये पॉइंट कहलाएगा टावर का टॉप। ये हो गया टॉप, ये हो गया फुट। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको इन तरह के वर्ड दिखाई देंगे, जहां पर आपको बोला जाएगा फुट। फुट मतलब क्या होता है? ठीक, अब फुट मतलब होता है ये निचला हिस्सा। यहाँ पे क्लियर कि नहीं है? फुट मतलब होता है क्या? टावर का बॉटम। बॉटम, बॉटम भी एक और वर्ड है जो कि यहाँ पर यूज किया जा सकता है, या तो फुट या तो बॉटम, दोनों का मतलब क्या होता है? टावर का निचला हिस्सा या फिर बिल्डिंग का निचला हिस्सा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो निचला हिस्सा है ना, इस बॉटम के, टावर के बॉटम से या फिर टावर के फुट से, ये वाला पॉइंट पता है कितनी दूर पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। और 15 मीटर की दूरी पर ये टावर के टॉप पे देख रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा है? 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे ये क्या करता है? टावर के टॉप पे देखता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों यही करना है कि यार फिगर बनानी है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना गिवन लिखा, ना टू फाइंड लिखा, सॉल्यूशन भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या करी? फिगर बनाई। सबको क्लियर आता का? एक बार आपने फिगर बना ली, पूरा क्वेश्चन भाई हाथ में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं है? बस फिगर बनानी होती है। तो आप इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो आप लोग बी, इसको मान लो सी। सबको क्लियर है कि नहीं है? एक बात और पूछना चाहता हूं कि यार ये हो गया हमारा एंगल, याद है ना कि थीटा वाला? ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा, ये एंगल हो गया। बच्चों ये एंगल के आगे वाला क्या होगा? पर अरे परपेंडिकुलर। और ये एंगल के साथ वाला क्या होगा? बेस। और ये 90 के आगे वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया अगर हमने आपको एक एंगल बता दिया, एक साइड बता दी, तो अब आप हमको बिल्डिंग को, टावर की हाइट बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? देखो आज से पहले कभी अगर तुमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा ना, वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए कहा गया होगा। और पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या करता है? पाइथागोरस थ्योरम दो साइडों का इस्तेमाल करने के बाद आपको तीसरा साइड देता है। होता है कि नहीं होता? पी स्क्वायर बताओ, बी स्क्वायर बताओ, तब हम जाकर के आपको एच स्क्वायर बताएंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फायदा पता है क्या है? कि आप भले ही मेरे को एक साइड दे दो और एक एंगल दे दो, मैं सारी साइड और सारे एंगल निकाल दूंगा, वो भी बिना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी। बिना किसी एक्स्ट्रा साइड का इस्तेमाल करे हम बाकी सारी साइडें निकाल सकते हैं। बस हमको क्या चाहिए होता है? एक साइड चाहिए होता है और बस एक एंगल चाहिए होता है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? इसलिए जब भी आप बड़ी क्लास में जाते रहते हो ना, आपको एक एडवांस चीजें देखने को मिलती है। आया समझ में कि नहीं आया? जो कि आप पिछले पढ़ चुके हो। तो ये चीज है। तो हमको ये हाइट पता लगानी है। तो चलो ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड में, वहां से टावर के टॉप पे देख रहे हैं। उस पॉइंट से उस टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। जब ये ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है? 60 डिग्री का। और अब आप हाइट बताइए। इस क्वेश्चन का मैं गिवन लिख रहा हूं पहली बार, ठीक है ना, और आखिरी बार भी, क्योंकि इसके बाद में सीधा फिगर बना के सॉल्यूशन करूंगा और गिवन वाली लाइन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? हर बार इसको आपको पूरा लिखना है। तो गिवन आप इस तरह से पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, ए बी इज, सॉरी ए बी कह रहा हूं, ये सी बी कितना दिया है बच्चों? 15 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? गिवन है ये वाला, सी बी हो गया 15 मीटर। इसके साथ साथ आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इतना ही हो गया तुम्हारे पास गिवन, ये पहला और ये हो गया दूसरा पार्ट। अब आपको देखते हैं फाइंड क्या करना है। तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया? तुमको टावर की हाइट पता करनी है, तो ए बी पता करना है। और ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर। चलो, हाइट ऑफ टावर को फाइंड करना है, हम इसको क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। तो हमने इस टावर की हाइट को क्या मान लिया? एच मान लिया, और यहीं पर मान करके बात खत्म कर दी। क्लियर है कि नहीं है? अब इसके बाद सिर्फ इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन ऐसे होगा। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, इस ट्रायंगल में ऐसे लिखा जाता है। लिखना सीखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या आपको ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है? ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बच्चों एंगल के आगे वाला क्या होता है? तो यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर कौन हो गया?
h मान ले, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस कौन हो गया? 15 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? चलो देखते हैं। अब हमको पर हाइट दी हुई, हाइट निकालना है और बेस हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर है और बेस भी है, हमको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना चाहिए? tan थीटा का। जिसको नहीं पता tan का ही इस्तेमाल क्यों करा जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। क्लियर है कि नहीं है? अरे करते हैं। इधर देखो, इधर देखो। P और B का रिलेशन देखते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्री के साथ एसोसिएटेड है। ये तो P और H के साथ है, नहीं। ये तो B और H के साथ है, नहीं। ये तो P और B के साथ है, हाँ। तो P और B के साथ वाला कौन है? ये tan। तो इसीलिए tan थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा यानी कि थीटा के बदले 60 डिग्री, परपेंडिकुलर के बदले h, और बेस के बदले 15। बच्चों tan 60 कितना होता है? 1/√3। सॉरी सॉरी सॉरी, √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये हो गया h अपॉन में 15। थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पता है h कितना आ गया? 15√3 मीटर। और ये हो गई हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज और कर लेना तो यार पेपर में ना थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और जो एग्जामिनर है वो उसको आंसर चेक करने में अच्छा भी लगेगा। वो है ये लाइन, हेंस द, नहीं अबे प्रूफ थोड़ी क्या है यहाँ पे कुछ, हेंस द हाइट ऑफ टावर, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज, कितना है हाइट ऑफ टावर? 15√3 मीटर। फुल स्टॉप। बच्चों बताओ यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? पक्का क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सिंपल है यहाँ तक का? चलो कर लो कॉपी अब। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। कह रहा है कि यार यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5, ओ सॉरी 1.5। एक ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है 1.5, ठीक है ना? इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो बताइए चिमनी की हाइट क्या होगी? अगर ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5, वो चिमनी के टॉप पे देख रहा है, और चिमनी से वो पता है कितनी दूरी पर खड़ा है? 28.5। आइए सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। तो ये रहा सबसे पहले ग्राउंड, और ये रही वो चिमनी। सबको दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। ओए चिमनी इधर देख। तो ये रही चिमनी और ये रहा ऑब्जर्वर, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पिछली बार ऑब्जर्वर की गर्दन यहां पर थी, पता नहीं किस वजह से यहां पर देख रहा था, ऐसे लेट के देख रहा हूं। अब ऑब्जर्वर की हाइट कितनी होगी बच्चों? 1.5। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये ऑब्जर्वर इस चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? चलो ठीक है। कह रहे कि यार ये यहां से बैठा बैठा टावर के टॉप पे देख रहा है, ओ टावर कह रहा